हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेबी विद अशो। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ्रेंड्स वेसल 3। तो इसमें फ्रेंड्स हम इस लेक्चर में वेसल 3 के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार लोगों की क्वेरी आती है सर कि जैसे जो आपके लेक्चर्स हैं क्या वो 0 से 1 के लिए ठीक हैं, या 1 से 2 के लिए, या 2 से 3 के लिए, क्या 3 से 4 के लिए, या 4 to 5 के लिए भी कुछ है आपके पास में। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, जो जनरल बैंकिंग होती है, जो अभी मैं करंटली आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सबके लिए कॉमन होती है। और 0 से 1 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको जो चीज़ें आपको ऐसे पढ़िए और पढ़ करके जो आपको समझ में आ जाए, सिंपली दिमाग मत लड़ाइए। अगर आपको पढ़ा और या मेरे वीडियो देखे और आपको समझ में आ गई, तो वो समझ लीजिए 0 to 1 में पूछी जाएंगी। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है तो फ्रेंड्स वो 1 से 2, 2 से 3 में पूछी जाती हैं। और अगर आपको लगे कि अब समझ में आना बंद हो चुका है, तो फ्रेंड्स वो आपकी 3 to 4 और 4 to 5 में जाती हैं। जैसे अभी वेसल 3 ही आप पढ़ोगे तो स्टार्टिंग की कुछ बातें बहुत इजीली आपको समझ में आएंगी, वो 0 to 1 के लिए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे सीआरआर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये फ्रेंड्स आपका 4 to 5 में जाएगा। या वेसल 3 में जो है आपका जो लिक्विडिटी रेशियो वगैरह होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो इसमें आते हैं, उनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो वो चीज़ें आपके फ्रेंड जो है 4 to 5 में जाती हैं। अदरवाइज सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, आप क्लर्क से ऑफिसर की अगर तैयारी कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको सिंपली पढ़ करके समझ में आती हैं वही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। उससे जहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है उनको छोड़ दीजिएगा। और जो 1 से 2 या 2 से 3 की तैयारी कर रहे हैं, जो दिमाग लगा करके आपको समझ में आ रही वो आपके लिए है तैयारी में, मतलब उनको आपको पढ़ना है। और जो आपको भी लगता है कि एकदम अब बहुत ज़्यादा मतलब ओवर हो रहा है, ये चीज़ समझ के बाहर जा रही है, देन वो 3 से 4 और 4 से 5 स्केल के लिए होती हैं। वो उन्हीं के लिए स्पेशली बनाई गई होती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो होप है कि इससे आपको क्लियर हो गई होगी मेरी जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वेसल 3 के बारे में। वेसल 3 के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसके लिए एक कमेटी बनी थी, BCBS, वेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। BCBS का फुल फॉर्म होता है वेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब सवाल ये है कि वेसल आखिर आया ही क्यों था, व्हाट वाज द पर्पज़ बिहाइंड इट। ठीक है, तो पर्पज़ ये था फ्रेंड्स कि देखिए, बैंक क्या है, मान लीजिए बैंकों के पास में 100 रुपये होते हैं, और अगर ये 100 के 100 रुपये किसी एक कस्टमर को लोन में दे देंगे और ये कस्टमर पूरा पैसा लेकर के डूब जाएगा, बैठ जाएगा, तो बैंक जो है यहाँ पर बैंकरप्ट हो जाएगा ना, दिवालिया हो जाएगा। ये सिचुएशन ना हो, उसी के लिए देखिए आरबीआई हमारे यहाँ CRR और SLR का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। मतलब बैंक आरबीआई कहता है कि आपके 100 रुपये में से 4 रुपये आप CRR के लिए और लगभग 20-22 रुपये जो भी SLR का रेट हो, उतने रुपये आप अलग रखिए, यानी 24 रुपये अलग रख लीजिए अगर हम SLR का रेट ये और ये मान लें करंट टाइम पे। तो बाकी का जो पैसा बचता है आपका 76 रुपीज़, इसी पैसे को आप मार्केट में लोन पर दीजिए। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से बैंकरप्सी आती भी है बैंक में, तो कम से कम 24 रुपये ज़रूर से ज़रूर सेफ रहते हैं। ठीक है, तो यही जो ये हमने अभी आरबीआई ने किया, इसी काम को ग्लोबल लेवल पर कौन करता है, वेसल कमेटी करती है। कौन करता है, वेसल कमेटी करती है। वेसल कमेटी कहने का मतलब ये है कि हर बैंक को मिनिमम कुछ सर्टेन % ऑफ कैपिटल पैसा ज़रूर रखना चाहिए, कि ताकि अगर कुछ दिक्कत हो तो वो उस रिस्क को झेल सके। तो वो जो सर्टेन % रखना होता है वही वेसल कमेटी डिसाइड करती है। ठीक है, तो वेसल का पर्पज़ यही था कि बैंकों को बैंकरप्सी से बचाना है बेसिकली ना, पर्पज़ ऑफ वेसल वाज। तो वेसल कमेटी इज कंसर्न विद द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो वेसल कमेटी है वो रिस्क मैनेजमेंट से कंसर्न होती है, जिसमें मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इन सभी के बारे में वो कंसर्न होती है। साथ ही साथ कैपिटल एडिक्वेसी भी इंश्योर करती है बैंकों में। कौन, वेसल कमेटी आपकी। ठीक है, वेसल कमेटी इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुई था, वेसल 3 कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 1 अप्रैल 2013 से इम्प्लीमेंट हुआ था। वेसल 3 जो है इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो 1 अप्रैल 2013 से इम्प्लीमेंट हुआ, और फाइनली इसको इम्प्लीमेंट हो जाना था 30 मार्च 2019 तक। लेकिन तब तक गवर्नमेंट इसे कर नहीं पाई है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा जो है कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बैंकों को, आरबीआई को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। तो ये 30 मार्च 31 मार्च 2019 तक ना हुआ, तो इसको 1 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2020 तक फर्दर आगे बढ़ा दिया
था। ठीक है फ्रेंड, तो ये इतनी बातें हमें क्लियर हो गई कि BCBS का फुल फॉर्म क्या होता है, वेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन होता है। पर्पज़ क्या था, बैंकों को रिस्क से बचाना, कौन कौन से, मार्केट, क्रेडिट, ऑपरेशनल रिस्क से बचाना, कैपिटल एडिक्वेसी को इंश्योर करना। वेसल 3 इंडिया में 1 अप्रैल 2013 को इम्प्लीमेंट हुई थी। ठीक है, फाइनल इम्प्लीमेंटेशन वेसल का 31 मार्च 2019 तक होना था, लेकिन उसे फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 साल के लिए 31 मार्च 2020 तक आगे बढ़ा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना क्लियर हो गया हमें। अब वेसल के जो 3 पिलर होते हैं फ्रेंड्स, वो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा सुपरवाइजरी रिव्यू, तीसरा मार्केट डिसिप्लिन। सुपरवाइजरी रिव्यू का मतलब ये होता है कि RBI या किसी भी बैंक का किसी भी देश का सेंट्रल बैंक ये इंश्योर करे कि वो सभी बैंकों पर अच्छे से नज़र रख पा रहा है और हर बैंक में पर्याप्त जो है स्टेप लिए हुए हैं कि वो रिस्क को मिटिगेट या झेल सकें। ठीक है, सुपरवाइजरी रिव्यू ये होता है। मार्केट डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है कि जो बैंक की बैलेंस शीट है वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे, कोई ऐसी बात हिडन ना रखे, यानी मैक्सिमम डिस्क्लोजर, मैक्सिमम चीज़ों को डिस्क्लोज करना ही मार्केट डिसिप्लिन होता है। मार्केट में एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, छिपाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ बताइए, अगर 450 करोड़ रुपए का आपको लॉस हुआ है तो आपकी बैलेंस शीट ये चीज़ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अगर आप इसे नहीं दिखाएंगे और सिर्फ 20 करोड़ का लॉस दिखाएंगे तो इससे क्या होगा, कस्टमर को लगेगा कि आपको लॉस नहीं हो रहा है जबकि एक्चुअल में आपको लॉस हो रहा है, तो वो चीज़ नुकसान करती है मार्केट को। तो मार्केट में एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुपरवाइजरी रिव्यू एक बार फिर से देखिए। RBI नीड टू इंश्योर दैट ऑल बैंक हैव एडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो RBI को इंश्योर करना है, सुपरवाइजर है RBI, उसको इंश्योर करना है कि हर एक बैंक में एडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए, पर्याप्त रिस्क को मैनेज करने के लिए पर्याप्त मैकेनिज्म उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कोई भी घोटाला या कुछ भी निकल करके आता है, मान लीजिए 16,000 करोड़ रुपए का लॉस अगर अचानक से निकल कर आता है, तो इतना मतलब जो है रिस्क मैनेजमेंट करने की मैकेनिज्म ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बैंक इतने लॉस होने के बावजूद भी सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो ये हो गया, एडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म अवेलेबल होनी चाहिए, ये काम करना होता है RBI को इंश्योर रिव्यू में आपका सुपरवाइजरी रिव्यू के तहत। ये दूसरा पिलर होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, कई बार पिलर ही पूछ लेते हैं कि कौन सा वाला पिलर तीसरा पिलर है वेसल का, तो उस समय कंफ्यूज मत होइएगा। कैपिटल की रिक्वायरमेंट पहला है, सुपरवाइजरी रिव्यू दूसरा है, और मार्केट में हम जाते हैं तीसरे नंबर पर। ठीक है, सबसे लास्ट में हम कहाँ जाते हैं, मार्केट में। जब हमारा काम कहीं नहीं चलता है तो हम तीसरे नंबर पर कहाँ जाते हैं, मार्केट में। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, मार्केट डिसिप्लिन तीसरा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि तीसरा पिलर कौन सा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सुपरवाइजरी रिव्यू या मार्केट डिसिप्लिन। तो तीसरा पिलर मार्केट डिसिप्लिन है, पहला कैपिटल की बात होती रहती है तो दूसरा सुपरवाइजरी हो जाएगा। ठीक है, मार्केट डिसिप्लिन का मतलब हुआ मैक्सिमम डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक, बैलेंस शीट होगा यहाँ पर ऑफ द बैंक, तो मैक्सिमम डिस्क्लोजर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बातें बैंक जो है अपनी बैलेंस शीट में दिखाए, वही मार्केट डिसिप्लिन का मतलब होता है। ठीक है, तो बैंक नीड टू इन्हेंस देयर डिस्क्लोजर, मतलब अपने इस डिस्क्लोजर जो कुछ भी वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। दैट इज द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक शुड शो द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एंड बैंक शुड नॉट हाइड एनीथिंग। तो बैंक को किसी भी चीज़ को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सारी की सारी जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, अपना डिस्क्लोजर इन्हेंस करना चाहिए, ये हो गया मार्केट डिसिप्लिन का मतलब। ठीक है फ्रेंड, तो वही जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि अगर मान लीजिए गलत इन्फॉर्मेशन देता रहे कोई कि हर क्वार्टर में उसे 2,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, 2,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर वो अपना लॉस केवल 10 करोड़ रुपए का दिखाएगा तो उससे क्या नुकसान होगा बताइए। होगा क्या कि इसको 2,000 करोड़ का लॉस हो रहा है लेकिन उसकी बैलेंस शीट करेगी केवल 10 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो जो शेयर मार्केट है वहाँ पर शेयर होल्डर्स जो है इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि केवल 10 करोड़ का लॉस हो रहा है जबकि एक्चुअल में 2,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। तो अगर ये कल को जा करके फिर शेयर की कीमत टूट जाएगी, क्योंकि भाई 2,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, आप कब तक सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, तो हालात ऐसे होंगे कि कंपनी बंद हो जाएगी। अब जिन्होंने शेयर मार्केट में इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे, 100 रुपये के शेयर खरीदे थे, अब उसकी कीमत जो है 3 रुपये रह जाएगी, तो पूरा का पूरा जो है कस्टमर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, पूरा लॉस ही हो जाएगा। यही है मार्केट डिसिप्लिन को मेंटेन करना, मार्केट में एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में अब पहला पिलर हमने फिर अब उठाया है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल को 2 पार्ट में बांटा गया है, टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैपिटल को कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में। तो कैपिटल जो होती है वो टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल, ये बेसल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, टायर 1 कैपिटल को कोर कैपिटल के नाम से और टायर 2 कैपिटल को सप्लीमेंट्री कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है।
कई बार पूछ लेते हैं कि कोर कैपिटल किसे कहते हैं, टायर 1 कैपिटल को, टायर 2 कैपिटल को। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो टायर 1 कैपिटल है वही कोर कैपिटल है, और जो टायर 2 कैपिटल है वो सप्लीमेंट्री कैपिटल के तौर पर यूज होती है, सप्लीमेंट करती है, ठीक है। अब टायर 1 कैपिटल जो है उसे गोइंग कंसर्न कैपिटल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी देख लीजिए, जो टायर 1 कैपिटल होती है उसे गोइंग कंसर्न कहते हैं, ठीक है। और टायर 2 कैपिटल को गॉन कंसर्न कैपिटल कहते हैं। ये भी पूछा गया हुआ है कि गोइंग कंसर्न कैपिटल किसे कहते हैं, तो टायर 1 को कहेंगे। गॉन कंसर्न किसे कहेंगे, टायर 2 कैपिटल को कहते हैं, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कैपिटल होती है आपकी कौन सी, टायर 1 कैपिटल को गोइंग कंसर्न कैपिटल कहते हैं। और जो आपकी टायर 1 कैपिटल होती है वो फर्दर दो पार्ट में फिर डिवाइड होती है। एक होती है कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल और दूसरा होता है एडिशनल टायर 1 कैपिटल, ठीक है। तो ये जो आपकी टायर 1 की कैपिटल है उसमें दो पार्ट हैं, एक कॉमन इक्विटी टायर 1 और दूसरा एडिशनल टायर 1, ठीक है। CET का मतलब हुआ कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल। और जो आपकी कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल होती है फ्रेंड्स, वो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाई ओनर होती है, यानी CET1 कौन लेकर आएगा, ओनर खुद, जो अपनी खुद की पूंजी लगाता है उसे CET1 कहते हैं। एडिशनल टायर 1 कैपिटल क्या होती है, अमाउंट बारोड फ्रॉम आउटसाइडर ऑन परपेचुअल बेसिस। एडिशनल टायर 1 जो कैपिटल होती है फ्रेंड्स, वो बाहरी लोगों से उधार ली गई कैपिटल है, लेकिन परपेचुअल बेसिस पर, यानी परमानेंट ले ली गई है, बहुत लंबे समय के लिए, 100 साल 200 साल के लिए ले ली गई है, 50 साल के लिए ले ली गई है। यानी नॉर्मली हमको एडिशनल टायर 1 कैपिटल जो होती है उसे रिटर्न नहीं करना होता, हम यही समझ लें अगर, तो भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। तो कॉमन इक्विटी जो आपकी टायर 1 कैपिटल है, कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल जिसे कहते हैं, वो अमाउंट ओनर कंट्रीब्यूट करता है। एडिशनल टायर 1 कैपिटल आपकी आउटसाइडर परपेचुअल बेसिस पर देते हैं, यानी नहीं रिटर्न करना है। तो अगर अब तक हम देखें तो हमने ये समझा कि कैपिटल दो पार्ट होते हैं, टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल। फिर हमने देखा कि टायर 1 कैपिटल को ही कोर कैपिटल कहते हैं, टायर 2 कैपिटल को सप्लीमेंट्री कैपिटल कहते हैं। फिर अगेन टायर 1 कैपिटल को कोर कैपिटल कहिए या फिर गोइंग कंसर्न कह दीजिए, गोइंग, ठीक है, गोइंग कंसर्न कह सकते हैं। टायर 2 कैपिटल को आप सप्लीमेंट्री कैपिटल कह दीजिए या गॉन कंसर्न कैपिटल भी कह सकते हैं। तो ये चार नाम हो गए एक तरह से, इनको याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि फर्दर टायर 1 कैपिटल भी दो पार्ट में बटी हुई है, कॉमन इक्विटी टायर 1 में और प्लस एडिशनल टायर 1 में, ठीक है। एडिशनल CET1 का मतलब कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल हुआ, इसे ओनर खुद अरेंज करता है। एडिशनल टायर 1 कैपिटल वो होती है जो आउटसाइडर से उधार लेकर के अपने दोस्तों से, पार्टनर से, रिश्तेदारों से लाता है, एडिशनल टायर 1 कैपिटल कहलाती है। इसे जो है ना, परपेचुअल बेसिस पर वो लेकर के आता है, ले आता है, वापस नहीं करना होता है, लगभग काफ़ी सालों तक ऐसा होता है, ठीक है। तो कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल हो गई, एडिशनल टायर 1 कैपिटल हो गई, मैंने आपको ये समझा दिया। टायर 2 कैपिटल को फ्रेंड्स गॉन कंसर्न कैपिटल कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। टायर 2 कैपिटल, दिस अमाउंट इज बारोड फ्रॉम द आउटसाइडर बट वी नीड टू रिटर्न, है ना, इट इज़ नॉट परपेचुअल, ठीक है। तो अब टायर 2 कैपिटल जो होती है फ्रेंड्स उसे गॉन कंसर्न कैपिटल कहते हैं, और ये भी बाहरी लोगों से ही ली जाती है, आउटसाइडर से ये भी अरेंज करते हैं। जैसे हम एडिशनल टायर 1 अरेंज करते हैं, वैसे ही टायर 2 कैपिटल भी बाहरी लोगों से अरेंज करते हैं, लेकिन इसे हमें रिटर्न करना होता है, ये परपेचुअल बेसिस पर नहीं होता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गई आपकी टायर 2 कैपिटल। अब आता है एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR का फार्मूला क्या होता है, जब आप पूरी कैपिटल को डिवाइड कर दीजिए रिस्क वेटेड एसेट से, तो उसे ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो मैं आपको यहाँ पर फ्रेंड्स पढ़ा रहा हूँ ना, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये जो चीज़ें हैं, अगर आप जो है चैप्टर नंबर 23 का पार्ट 2 वाला लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में की हैं। चैप्टर नंबर 23 BFM के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 23 का पार्ट 2 जो लेक्चर है उसमें ये पूरा कवर अप किया गया है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते तो वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का होता है कैपिटल डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड एसेट। और अगर आपको ये देखना है पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से, तो फ्रेंड्स RAROC चैप्टर नंबर 30 का लेक्चर नंबर 2 देखिए, मॉड्यूल डी में जाइए, चैप्टर नंबर 30 का पार्ट 2 RAROC देखिए, वहाँ पर, या शायद लेक्चर 1 में ही है, जहाँ पर हमने रिस्क वेटेड एसेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी भी कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है। तो अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR इक्वल टू होता है कैपिटल डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड एसेट। RWA क्या होता है, रिस्क वेटेड एसेट होता है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को CRAR भी कहते हैं, चाहे CAR कहें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहें, चाहे CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल
टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, मतलब वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है फ्रेंड्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यहाँ भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ना कह करके रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कहते हैं। ओके, तो ये इतना फ़र्क होता है फ्रेंड्स। ओके, CRAR, लेकिन ये दोनों बातें एक ही हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहिए चाहे CRAR कहिए, एक ही बात होती है। ठीक है, अब जरा सा टेबल बना करके हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, इंडिया में क्या स्टैंडर्ड है, कौन सा कितना % रहता है। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इस टेबल से क्वेश्चन आपको मिल सकता है फ्रेंड्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है पूरी तरह से। तो ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% है रिस्क वेटेड एसेट का इंडिया में। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पर 8% है, लेकिन हमारे देश में ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो RBI गाइडलाइन के हिसाब से 9% है, हम 1% ज़्यादा मेंटेन करते हैं। तो ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी 9% है, 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। अब ऑब्वियसली जो आपकी जो कैपिटल है वो 9% अगर टोटल हो गई तो उसमें टायर 1 और टायर 2 भी होगा। तो टायर 1 जो होता है इस 9% में से टायर 1 कैपिटल आपकी 7% होनी चाहिए और टायर 2 कैपिटल आपका 2% होना चाहिए। वही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9%, जिसमें से टायर 1 7% होना चाहिए। टायर 1 में आपको पता है ना, कॉमन इक्विटी टायर 1 और प्लस जो है एडिशनल टायर 1, ये दोनों मिला करके 7% होना चाहिए, राइट। और एडिशनल 2% होना है। टायर 2 जो है आपका 2% होना चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब बेसल नाम के हिसाब से टायर 1 कैपिटल कितना % होना चाहिए RWA का, तो 7% होना चाहिए। टायर 2 कैपिटल कितनी होनी चाहिए RWA का, 2% होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमने टायर 1 कैपिटल की बात की 7% की फ्रेंड्स, उसमें 2 पार्ट हैं। देखिए कॉमन इक्विटी टायर 1 और एडिशनल टायर 1, 2 पार्ट हैं या नहीं है बताइए। हमने पहले ही देखा कि जो कॉमन इक्विटी टायर 1 होती है उसमें 2 पार्ट हैं। एक जो टायर 1 कैपिटल है उसके 2 पार्ट हैं, तो कॉमन इक्विटी टायर 1 और एडिशनल टायर 1, राइट। तो कॉमन इक्विटी टायर 1 अब टोटल 7% है, टायर 1 कितना है 7%। तो अगर टायर 1 7% है तो उसी में से कॉमन इक्विटी टायर 1 आपका 5.5% होता है। तो एडिशनल कितना बचा, अगर 5.5 ये है तो ये 1.5 ही तो बचेगा, है ना। तो अगर ऐसे याद रखना चाहें, देखिए यहाँ पे हटाता हूँ मैं, फिर आपको समझाता हूँ तो शायद ज़्यादा याद होगा। देखिए ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% होना चाहिए। कितने % होना चाहिए, 9% होना चाहिए, जिसमें से टायर 1 का योगदान कितना होना चाहिए 7%। तो अगर टायर 1 7% है तो टायर 2 कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर ये ओवरऑल 9 है और टायर 1 7 है तो टायर 2 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, 7 और 2 मिला करके 9 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि ओवरऑल अगर 9% है कॉमन एडिक्वेसी रेशियो आपका, तो उसमें से 7% टायर 1 अगर हुआ तो 2% आपका टायर 2 होगा, क्योंकि 7 और 2 मिला करके 9 होना चाहिए। अब ये फर्दर जो ये 7% है ये आपका फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक कॉमन इक्विटी टायर 1 में और एक जो है एडिशनल टायर 1 में। ये वाला नहीं डिवाइडेड है, लेकिन ये वाला डिवाइडेड है कॉमन इक्विटी टायर 1 में और एडिशनल टायर 1 में। अब इसमें से जो कॉमन इक्विटी टायर 1 है फ्रेंड्स आपका, वो 5.5% है। टोटल 7% होना चाहिए, उसमें से 5.5% तो कॉमन इक्विटी टायर 1 ही हो गया। तो बताइए एडिशनल टायर 1 कितना बचा, अगर ये 5.5% है, ओवरऑल 7% होना चाहिए, तो 1.5% तो बचा कि नहीं बचा बताइए। तो इसीलिए एडिशनल टायर 1 आपका 1.5% हो गया। जो बात मैंने अभी आपको चार्ट में समझाई वही उतना यहाँ पर पूरी तरह से लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। ठीक है, तो 9% ओवरऑल, उसमें से टायर 1 हो गया और टायर 2 हो गया। टायर 1 अगर 7% है तो टायर 2 ऑब्वियसली 2% होगा, क्योंकि ओवरऑल 9 होना है। और ये जो आपका 7% आया फ्रेंड्स, ये वाला ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कॉमन इक्विटी टायर 1 आपका 5.5% है, तो अगर CET आपका 5.5% है, ओवरऑल होना कितना है 7%, तो 1.5% आपका चला जाता है किसमें, 1.5% आपका चला जाएगा एडिशनल टायर 1 में। फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए 2-3 बार बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज करके पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में समझ लिया। अब हम एक और टॉपिक यहाँ पर उठाएंगे फ्रेंड्स, कैपिटल कंजर्वेशन बफर CCB। तो होता क्या है कि बैंकों को जितनी कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी है उसके अलावा इन एडिशन टू 9% ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बैंक विल नीड टू ब्रिंग एडिशनल 2.5% ऑफ कैपिटल, 2.5% कैपिटल और लानी पड़ेगी बैंकों को। मतलब पहले तो वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पर 8% है, लेकिन हम 9% मेंटेन करते हैं। अब आगे गाइडलाइन ये कहती है कि 9% से भी काम नहीं चलेगा, आप कंजर्वेशन बफर लेकर के आओ। बफर आप और बनाओ 2.5% का और बफर बनाओ, आपको ये करना होगा, है ना। क्योंकि हो सकता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो 9% से बात नहीं बनेगी। तो 9 और 2 11, 11.5% का अब आप
कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करेंगे। तो इन एडिशन टू 9% ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक विल ब्रिंग एडिशनल 2.5% ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड कैपिटल कंजर्वेशन बफर। जो ये 2.5% आप एक्स्ट्रा लेकर आए हैं इसे कैपिटल कंजर्वेशन बफर कहते हैं। ठीक है, तो ये 2.5% जो हम एक्स्ट्रा लेकर के आए फ्रेंड्स, इसी को CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर कहते हैं। तो अभी तक हमने ये जाना था कि हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% मेंटेन करना है, लेकिन कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% और मेंटेन करवाया अगर बैंक ने, तो कुल मिलाकर के या RBI ने, तो 11.5% जो है कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ओके, तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर अब आपको समझ में आ गया होगा। ये कब मेंटेन किया जाता है फ्रेंड्स? एक अच्छा वह है कि नॉर्मल टाइम में मेंटेन किया जाता है। नॉर्मल टाइम का क्या मतलब है? जब बैंक ऐसे नॉर्मली चल रहा है तभी हम इसको मेंटेन कर लेते हैं 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन को। ठीक है, और कब यूज करते हैं? जब स्ट्रेस टाइम आता है। कब यूज करते हैं 2.5% को? जब स्ट्रेस टाइम आता है, यानी जब स्थिति खराब होगी तो ये जो 2.5% का क्वेश्चन या बफर आपने मेंटेन करा हुआ है ये काम आ जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछाता है कि जो CCB है वो किस टाइम में मेंटेन की जाती है, नॉर्मल टाइम में या स्ट्रेस टाइम में? तो फ्रेंड्स मेंटेन तो हम नॉर्मल टाइम में ही करते हैं, यूज हम स्ट्रेस वाले टाइम पर करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% होता है। और एक और बात है, जो भाई हमने देखा कि जो कैपिटल होती है वो टायर 1 होती है प्लस टायर 2 होती है। फर्दर टायर 1 में भी कॉमन इक्विटी टायर 1 होती है और एडिशनल टायर 1 होती है, राइट। हमने इतनी सारी कैपिटल के पार्ट देखे, तो अब सवाल ये है कि जो ये हम 2.5% ला रहे हैं वो कौन से का पार्ट है? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो 2.5% आप ला रहे हैं ये आपका जो 5.5% नहीं था कॉमन इक्विटी टायर 1, उसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? कॉमन इक्विटी टायर 1 का। तो अगर 2.5% हम और जोड़ दें, 5.5 तो पहले से ही था, और इसके 2.5% और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 8%। यानी अब कॉमन इक्विटी टायर 1 8% मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे अभी हम और डिटेल में देखेंगे। नाउ टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो विल बी 11.5%। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स आपसे कि मतलब बैंक इंडिया में कितना जो है कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी होती है, तो 9% ही कहेंगे। लेकिन जब वो पूछेगा कि कैपिटल एडिक्वेसी विथ CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर, देन आवर आंसर विल बी 11.5%। ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात कर रहे हैं विथ CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर के साथ में अगर होगा तो देखिए पहले वाला डेटा भी मैंने दिया हुआ है, नया वाला डेटा भी दे दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना बने। तो ओवरऑल पहले कितना मेंटेन करना था फ्रेंड्स? पहले ओवरऑल CAR 9% था, लेकिन अब 2.5% CCB बढ़ने की वजह से 11.5% हो गया है। तो वही 9% में 2.5% आपने जोड़ा, 11.5% हो गया। 11.5%। ठीक है, हमने एक और बात देखी थी कि पहले जो 9% था उसमें से 7% आपका टायर 1 होता था और 2% टायर 2 होता था, और टायर 1 में ही CCB है, इसका मतलब 2.5% इसी टायर 1 में बढ़ा है। तो 7 2 9 9.5% आपका टायर 1 हो गया, क्योंकि CCB टायर 1 में जुड़ी है, इसलिए ये 7% से बढ़ करके 9.5% हो गया। टायर 2 पे कोई चेंजेज नहीं आया क्योंकि CCB टायर 1 में जोड़ी गई, इसलिए टायर 2 पहले भी 2% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट था, अब भी 2% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट ही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। उसके बाद में अब फर्दर आ जाइए, यहाँ पर टायर 1 में 7% था पहले, अब CCB टायर 1 में ही जुड़ी है तो 2.5% बढ़ के ये 9.5 हो गई है। पहले CCB कितनी थी? देखिए पहले 7% था, तो उसमें से 5.5% आपका कॉमन इक्विटी टायर 1 था और 1.5% आपका क्या था? एडिशनल टायर 1। अब ये हो गया 9.5%। क्यों 9.5 हो गया? क्योंकि 2.5% CCB इसमें ऐड हो गई, कैपिटल कंजर्वेशन बफर जुड़ गया, तो ये 9.5 जब हो गया, और ये जुड़ा किस में है? कॉमन इक्विटी टायर 1 वाले में, तो इसमें 2.5% और जोड़ोगे आप तो 8% हो जाएगा ये, और 1.5% वो 1.5 का 1.5 ही मेंटेन रहेगा। तो एडिशनल टायर 1 में भी कोई चेंज नहीं आया, रेशियो अपना टायर 2 में भी कोई चेंजेज नहीं आए हैं। तो इसलिए अब कॉमन इक्विटी टायर 1 8% हो गया, इंक्लूडिंग CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर को लेकर के कॉमन इक्विटी टायर 1 आपका 8% हो गया फ्रेंड्स। फिगर याद रखिएगा फ्रेंड्स, समझाया भी है, लॉजिक भी दिया है कि कहाँ पर क्या जुड़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। अगर आप याद रख पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए 9% था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 7% टायर 1 हुआ, 2% टायर 2 हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं आया, 2% ही है। इसमें चेंजेज आ गए, क्या चेंजेज आए हैं इसमें, या फिर नहीं चेंजेज आए हैं तो पहले ये 5.5 होता था और ये वाला 1.5 होता था, है ना, कॉमन इक्विटी टायर 1। अब क्या हुआ? ये 11.5 हो गया। 11.5 कैसे हुआ? आपका ये 2 का 2 ही रहा, ये 2 का 2 ही रहा। ठीक है,
लेकिन ये 9.5 हो गया। 9.5 क्यों हो गया? क्योंकि 7 था और 2.5 और कैपिटल कंजर्वेशन बफर जुड़ा तो ये 9.5 हो गया। और जो आपका 2.5 जुड़ा है वो इस वाले में जुड़ा है, कॉमन इक्विटी टायर 1 में जुड़ा है, तो इसमें 2.5 जोड़ करके ये 8 हो गया और ये आपका 1.5 हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये पुरानी मतलब विदाउट सीसीबी है, बिना कैपिटल कंजर्वेशन बफर के है, ये विथ कैपिटल कंजर्वेशन बफर है। ये ट्री याद रखिएगा, काम आएगा, आपको सवाल पूछा जाएगा तो आप आंसर कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में कंपोनेंट ऑफ कॉमन इक्विटी टायर 1 के कंपोनेंट। फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 23 का लेक्चर नंबर 2 देखिए, इसके बारे में हर चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में वहाँ पर समझाया है। यहाँ पर हम वेशल की बात करें तो मैं केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। कॉमन इक्विटी टायर 1 के जो आपके कंपोनेंट है उसमें कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, डिस्क्लोज रिजर्व है, और चौथा, इस पर बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि सर रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है आप बताइए किसका पार्ट है। तो फ्रेंड्स कॉमन इक्विटी टायर 1 का पार्ट है। पहले ये टायर 2 का पार्ट हुआ करता था, लेकिन नई गाइडलाइन के हिसाब से जो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है ये कॉमन इक्विटी टायर 1 का पार्ट है। याद है आपको कॉमन इक्विटी टायर 1 कितनी है? पहले 5.5 थी और सीसीबी ले करके ये 8% हो गई थी। ऐसे ही बस आपको रिमाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कॉमन इक्विटी टायर 1 के पार्ट हैं कैपिटल, शेयर प्रीमियम, डिस्क्लोज रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिसोर्स। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है आपका फ्रेंड्स, उसको 55% डिस्काउंट के साथ लेते हैं। तो अगर कोई चीज़ 100 है, मान लीजिए रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका 100 रुपये का है, तो उस पर 55% का आप डिस्काउंट लगाएंगे और केवल 45 रुपये लेंगे। बस ध्यान रखिएगा, 55% का डिस्काउंट दे देते हैं, तो बचता जो है वही कैलकुलेशन में लेते हैं कॉमन इक्विटी टायर 1 की कैलकुलेशन में, तो 45 रुपये ही लेंगे फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में कंपोनेंट ऑफ एडिशनल टायर 1 के कौन कौन से कंपोनेंट? तो PNCPS, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, परपेचुअल नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। PNCPS परपेचुअल नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, और दूसरा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये आपके एडिशनल टायर 1 के कंपोनेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाता है कि इसमें से कौन सा एडिशनल टायर 1 का कंपोनेंट नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अब टायर 2 के कंपोनेंट कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? इसमें जर्नल प्रोविजन और लॉस रिजर्व, जो हम प्रोविजनिंग करते हैं उसको, वो टायर 2 का आपका कंपोनेंट होता है, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट हो सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्रोविज़न आप करो, मतलब जो ये टायर 2 कैपिटल में जो लोगे, वो रिस्क वेटेड एसेट का 1.25% ही मैक्सिमम लिया जा सकता है ये। ठीक है, अगर 1.25 से ज़्यादा है तो उसे छोड़ दीजिए, केवल 1.25% रिस्क वेटेड एसेट का 1.25% ही ले लीजिए। ठीक है, उसके अलावा हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा प्रेफरेंस शेयर, लेकिन उसमें PNCPS नहीं इंक्लूड किया जाता है। प्रेफरेंस नॉन क्युमुलेटिव है ना, परपेचुअल नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को छोड़ करके बाकी प्रेफरेंस शेयर को इसमें लिया जाता है टायर 2 कैपिटल में। सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स, हर एक के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ये वाली गाइडलाइन याद रखिएगा कि जो आपका जनरल प्रोविजन और लॉस रिजर्व है टायर 2 में, वो मैक्सिमम रिस्क वेटेड एसेट का 1.25% हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको टेबल बना के दिखाई थी, ये आपकी बुक से मैंने टेबल ली हुई। कई बार वर्ड यूज कर लेते हैं, डिफरेंट शब्द यूज कर लेते हैं। तो मिनिमम कॉमन इक्विटी टायर 1 कितना होना चाहिए बताइए? 5.5%। ठीक है, CET मतलब CET कॉमन इक्विटी टायर 1 कितना होना चाहिए? 5.5 था। CCB है ना, कॉमन कंजर्वेशन बफर कितना बताया मैंने आपको? 2.5%। अब मिनिमम कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो प्लस CCB, समझ गए? तो अब यहाँ पर जो मतलब CET कॉमन इक्विटी टायर 1 प्लस CCB दोनों जोड़ेंगे तो 8% होगा कि नहीं? 5.5% वो था और 2.5% वो था, दोनों मिला करके 8% हो गया। ठीक है, ये भी हमें कोई दिक्कत नहीं। एडिशनल टायर 1 कैपिटल कितनी थी? शुरुआत से ही 1.5% आ रही थी, याद कीजिए। 9% लिखिए यहाँ पर 7% लिखिए, यहाँ पर 2% लिखिए। ये टायर 2 हो गया आपका। टायर 1 में ये 5.5% और ये आपका 1.5%। अब क्वेश्चन के आंसर दीजिए। एडिशनल टायर 1 1.5% है, देखिए यहाँ पर 1.5% लिखा हुआ है। मिनिमम टायर 1 कैपिटल रेशियो, टायर 1 मिनिमम 7% है, देखिए यहाँ 7% लिखा हुआ है। टायर 2 कैपिटल देख लीजिए, टायर 2 2% है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद में मैक्सिमम टोटल कैपेसिटी रेशियो MTC, देखिए सॉरी मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो MTC बोलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, मिनिमम है ना, टोटल कैपिटल रेशियो MTC 9% होना चाहिए, वही 9% जो शुरुआत में आपने
लिया था, टोटल कैपिटल जो थी, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो 9% हम लेते थे फिर इसको 7 और 2 में बांटते थे, तो इनके लिए अलग शब्द यूज कर रहे हैं कि मिनिमम टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 9% होना चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी। अब वहाँ मान लीजिए आपसे MTC पूछ ले तो आप कहोगे कि सर 9% तो पता था, लेकिन MTC क्या होता है ये नहीं पता था। तो ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो MTC 9% होना चाहिए, और मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो प्लस CCB अगर दोनों जोड़ा जाए तो 9% तो वो होना चाहिए, प्लस 2.5% आपका CCB होना चाहिए, 11.5% आपका ये होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, कुछ नया नहीं है, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बस एक शब्द ये एक्स्ट्रा नया आया हुआ है जो हमने नहीं कवर किया था, मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो। तो फुल फॉर्म होता है MTC का मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो, और ये वही है जो इंडिया में हमें कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी 9% के बराबर है। CCB कैपिटल कंजर्वेशन हमने समझ लिया। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है वो पूछ लेता है, सिर्फ सिंपल यही पूछता है कि क्रेडिट रिस्क को, कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी अप्रोच यूज की जाती है, या 4 अप्रोच दे देगा, उसमें से पूछेगा इनमें से कौन सी अप्रोच है जो क्रेडिट रिस्क के लिए कैपिटल कैलकुलेट करने में यूज नहीं होती है। तो उसके लिए ये है कि अगर क्रेडिट रिस्क कैलकुलेट के लिए कैपिटल कैलकुलेट करना है तो 3 अप्रोच हैं। एक है स्टैंडर्डाइज अप्रोच, दूसरा इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन अप्रोच, और तीसरा इंटरनल रेटिंग बेस्ड एडवांस्ड अप्रोच है, ठीक है। ये 3 अप्रोच हैं, एक फाउंडेशन हो गई, एक एडवांस हो गई, एक स्टैंडर्डाइज खुद ही हो गई। अगर मार्केट रिस्क के लिए कैपिटल कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्डाइज मैच्योरिटी मेथड, स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड और इंटरनल मॉडल मेथड, 3 मेथड ये हो गए। और अगर ऑपरेशनल रिस्क के लिए आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, ठीक है। बल्कि यहाँ स्टैंडर्डाइज अप्रोच के 2 मॉडल हैं, एक मैच्योरिटी और एक ड्यूरेशन। तो एक तो ये सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट रिस्क करना है तो इंटरनल रेटिंग लीजिए, है ना, रेटिंग रिस्क रेटिंग होती है। तो इंटरनल रेटिंग एक फाउंडेशन और एक एडवांस हो गई, ठीक है, एक फाउंडेशन और एक एडवांस हो गई। यहाँ पर मार्केटिंग वाले में इंटरनल मॉडल मेथड हो गया। यहाँ पर एक बेसिक है तो एक एडवांस है ना, एक बेसिक है, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है तो एक एडवांस मेजरमेंट अप्रोच है। स्टैंडर्डाइज तो सब में कॉमन है फ्रेंड्स। ओके, तो कई बार इससे भी क्वेश्चन सीधे पूछे गए हुए हैं फ्रेंड्स। तो मैंने बेसल 3 में जो भी काम का था फ्रेंड्स वो आपको लगभग कवर करवा दिया है। ये क्वेश्चन आपको देगा, आई एम श्योर, चाहे कैलकुलेशन आ जाएगी और नहीं कैलकुलेशन आएगी तो आपको MCQ में मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच।